नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर वापसी। संध्या एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसने जीवन में कभी किसी पर निर्भर रहना नहीं सीखा था। अपने विचारों की स्पष्टता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर वह हमेशा ही सजग रहती थी। उसने न केवल अपने कैरियर को खुद के दम पर संवारा, बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर सही और गलत के बीच का फर्क समझने की काबिलियत भी विकसित की। आज संध्या का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के अवसर पर संध्या आज कुछ अलग करना चाहती थी। हर साल केक, गिफ्ट और पार्टियों के शोरगुल से इतर इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपना दिन उन लोगों के साथ बिताएगी जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सवेरे सवेरे वह फूल, प्रसाद, कुछ खाने की चीजें और कुछ गर्म कंबल लेकर मंदिर पहुंची। शांति और श्रद्धा के उस वातावरण में खड़ी संध्या ने आंखें मूंद कर मन ही मन प्रार्थना की, अपने लिए नहीं बल्कि उन अनजान चेहरों के लिए जो सर्दी की ठिठुरती रातों में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारते हैं। पूजा पूरी करने के बाद वह मंदिर के बाहर आई और धीरे धीरे उन चीजों का वितरण शुरू किया जो वह अपने साथ लाई थी। उसकी आंखों में तसल्ली थी और ओंठों पर एक हल्की मुस्कान, वो मुस्कान जो किसी को कुछ देकर मिलती है। तभी अचानक भीड़ के शोर के बीच कोई मधुर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मानो उस कोलाहल को चीरती हुई वो आवाज सीधे उसके हृदय तक पहुंच रही थी। कोई गा रहा था, लेकिन उस स्वर में केवल राग नहीं था, उसमें पीड़ा थी, अनुभव था और एक ऐसी आत्मा की पुकार जो जीवन से अब भी प्रेम करती थी। संध्या ने चौंक कर इधर उधर नजरें दौड़ाई। कौन गा रहा है? कहां से आ रही है ये आवाज? कुछ ही पलों में उसका ध्यान मंदिर के पीछे की तरफ बनी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर गया। वहीं से वो मीठी सी आवाज धीमे धीमे हवा के साथ बहती हुई उसके कानों तक आ रही थी। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही, मंत्रमुग्ध सी। लोगों की बातें, बच्चों की किलकारियां, सब धुंधला गया उस एक आवाज के सामने। उस आवाज में एक सादगी थी, पर साथ ही उसमें ऐसा गहरापन था कि दिल को छू जाए। एकाएक उसके कदम झोपड़ी की ओर बढ़ गए, मानो आवाज उसे खींच रही हो और उसके इस जन्मदिन को एक नई दिशा देने वाली हो। संध्या धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंची और देखा कि वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उस आवाज में एक ऐसी मिठास जिसे वक्त ने तकलीफों के बीच से शहद निचोड़ा हो। संध्या की आंखें नम हो गई। उसने झुककर बड़े ही स्नेह से वृद्धा के कांपते हाथों में एक गरम कंबल और मिठाई का डब्बा थमाते हुए कहा, अम्मा, आज मेरा जन्मदिन है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। वृद्धा ने पहले संकोच से देखा, फिर कांपते हाथों से वो कंबल और डब्बा थाम लिया। उनके होंठ थरथराए और आंखों से छर छर आशीर्वाद बरसने लगे। सुखी रहो बेटी, खुश रहो। भगवान तुम्हें हर जन्म में ऐसी ही ममता दे। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि जैसे बरसों की भूख प्यास को किसी ने शब्दों में ढाल दिया हो। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी आंखों में झांका और भावुक स्वर में कहा, अम्मा, आपकी आवाज बहुत मीठी है, जैसे कोई रूह को छू जाए। मैंने जब मंदिर के बाहर वो स्वर सुना तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वृद्धा की आंखें भर आई, होंठ हिले और उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, समय सब कुछ सिखा देता है। कभी मैं भी शौक से गाती थी, पर अब मजबूरी में गाती हूँ। शरीर में जान नहीं है, पर पापी पेट के लिए करना पड़ता है। कभी कभी दो पैसे मिल जाते हैं, वही दो रोटियों का सहारा बन जाते हैं। उनके बोलों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी, नंगे पैरों की, ठंडी जमीन पर जीने की सच्चाई। संध्या का दिल कसक उठा। वह धीरे से बैठ गई और वृद्धा के कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए कहा, अम्मा, बहुत ठंड है, आप ये कंबल ओढ़ लीजिए। संध्या ने बड़े ही स्नेह से वह कंबल वृद्धा के कंधों पर डाल दिया।
झुर्रियों से भरा वो चेहरा उस वक्त कुछ पल को मुस्कुराया, मानो वर्षों की ठिठुरन को आज किसी ने अपने अपनत्व से हर लिया हो। वृद्धा ने कांपते होठों से बस एक ही शब्द कहा, खुश रहो बेटी। पर उस शब्द में जितना आशीर्वाद था, शायद सैकड़ों दुआओं में भी ना हो। संध्या ने झुकी आंखों से उन्हें नमन किया और भारी मन लिए वापस अपने घर की ओर लौट आई। घर पहुंचते ही माँ ने रसोई से आवाज दी, आ गई बेटा, ये ले, गरम गरम चाय ले जा और थोड़ा आराम कर ले। संध्या ने माँ के हाथ से चाय का प्याला लिया और बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, जैसे सब कुछ कह दिया हो उस मुस्कान में। माँ अपने काम में लग गई और संध्या धीरे धीरे ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। उसने चाय का पहला घूंट लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। मंदिर में बिताया वो पल, वृद्धा की मीठी आवाज और उसकी कांपती मुस्कान सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, ये दिन दिल को छू जाने वाली आत्मिक संतुष्टि से भरा हुआ था। उसके भीतर एक शांति सी उतर आई थी। वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी मोबाइल की रिंगटोन ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर रोहित कॉलिंग चमक रहा था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, उधर से चहकती हुई आवाज आई, हैप्पी बर्थडे डियर संध्या, मैं आ रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। शाम को तुम तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया। संध्या कुछ पल तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही, फिर उसके चेहरे पर एक लंबी सजीव मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान जो किसी अपने की आवाज से मन को छू जाती है। रोहित उसका होने वाला जीवन साथी है, उसकी दुनिया का सबसे खास इंसान है। रोहित दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहता है और वहीं एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता है। जिम्मेदार, स्नेहशील, आत्मविश्वासी और बेहद समझदार रोहित को देखकर कोई भी पहली नजर में उसका कायल हो जाए। संध्या नहीं चाहती थी कि वो किसी से बंधे, लेकिन जब किस्मत ने दोनों को मिलाया तो उसका दिल खुद ब खुद झुक गया। उनकी मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी थी। संध्या एक दिन अपनी सहेली की शादी में गई थी। शादी की चहल पहल, रंग बिरंगी साड़ियों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच रोहित की नजर अचानक संध्या पर पड़ी। रोहित संध्या की सहेली का चचेरा भाई था। संध्या सादगी से सजी एक लड़की जो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह रही थी। संकोच और मुस्कान की वो पहली झलक ही शायद वो लम्हा था जब रोहित के दिल में संध्या ने स्थायी जगह बना ली। उसके बाद बातें बढ़ी, मुलाकातें हुई और हर मुलाकात के बाद रोहित को संध्या की सरलता, उसकी बातें, उसका हर चीज को महसूस करने का अंदाज औरों से अलग लगा। वहीं संध्या को रोहित की गंभीरता, उसकी विनम्रता और उसकी सोच में छुपा परिपक्वपन बेहद भाया। दिलों की ये नजदीकियां धीरे धीरे रिश्ते में ढल गई। अब जब सिर्फ 5 महीने रह गए थे उनकी शादी में, तो हर दिन एक नए उत्साह, नए सपने और नई तैयारियों से भरा रहता था। संध्या चाय का आखिरी घूंट ले चुकी थी और रोहित के कॉल के बाद भी उसका मन कहीं और था। उसका ध्यान बार बार मंदिर के पीछे बैठी उस वृद्धा की ओर जा रहा था। वो झुर्रियों भरा चेहरा, कांपती आवाज और आंखों में छुपी थकी हुई उम्मीदें बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। क्यों बार बार अम्मा की झुकी कमर और सर्दी में कांपता शरीर याद आ रहा था उसे? क्या इसलिए कि आज उसने पहली बार जीवन की सच्चाई को इतने करीब से देखा था? संध्या को एहसास हो रहा था कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, वह संवेदना से जुड़ता है। वो संवेदना जो आज उस बूढ़ी अम्मा के कांपते स्पर्श से उसके भीतर जागी थी। शाम ढलने लगी थी और हल्की ठंडक हवा में घुल चुकी थी। जैसे ही रोहित आया, संध्या ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। उसकी आंखों में वही चिर परिचित चमक थी। संध्या जल्दी से तैयार हुई और रोहित के साथ बाहर निकल गई। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और शहर की रोशनी किसी त्योहार सी जगमगा रही थी। डिनर टेबल पर दोनों की बातचीत शुरू हुई। वो पुरानी यादें,
होने वाली शादी की तैयारियां, हंसी के छोटे छोटे पल। लेकिन आज संध्या की बातों में किसी और का नाम भी बार बार आ रहा था। अम्मा, जानते हो रोहित, संध्या ने एक सांस लेते हुए कहा। उनकी आवाज इतनी मीठी है कि पहली बार में ही मन को छू गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोहित ने संध्या की आंखों में कुछ देखा। वो केवल सहानुभूति नहीं थी, वो थी एक संवेदना जो आत्मा से उठती है। चलो फिर मिल लेते हैं उनसे, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाने के बाद दोनों ने अम्मा के लिए थोड़ा खाना पैक करवाया और दोनों निकल पड़े अम्मा से मिलने। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तब अंधेरा पूरी तरह से पसर चुका था। झोपड़ी में धीमी सी मोमबत्ती की रोशनी थी जो किसी बुझते दिए की तरह कांप रही थी। संध्या ने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और पुकारा, अम्मा, अम्मा। अंदर निठाल सी पड़ी वृद्धा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और संध्या की ओर देखा। वो नजरों की भाषा थी, थकी हुई, बुझी हुई, पर उसमें एक अपनापन था। अम्मा, आपने कुछ खाया भी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं खाना लाई हूँ, खा लीजिए, संध्या ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। वृद्धा ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही संध्या ने उनका हाथ पकड़ा वो चौंक गई। अरे अम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसका दिल जैसे एकदम सिकुड़ गया। वो बेचैनी से रोहित की तरफ मुड़ी। हमें इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए रोहित। लेकिन अम्मा की हालत इतनी नाजुक थी कि चलना भी मुश्किल था। रोहित तुरंत गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसमें से बुखार की दवाई निकालकर संध्या को दी। संध्या ने बड़े प्यार से उन्हें कुछ निवाले खिलाए, फिर दवाई दी और अपना दुपट्टा मोड़कर तकिया बनाते हुए उन्हें लिटा दिया। उसने धीरे से अम्मा के माथे पर हाथ फेरा, जैसे एक बेटी अपनी माँ को सुला रही हो। झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त संध्या की आंखें नम थी और रोहित की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। संध्या को घर छोड़कर रोहित वापस घर को लौट गया। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त संध्या की नजर फिर उसी दिशा में घूम गई, मंदिर की ओर। मन ने कहा जाना चाहिए और उसने बिना देर किए स्कूटी का हैंडल मंदिर की तरफ मोड़ दिया। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने हल्की मुस्कान के साथ आवाज दी, अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? भीतर से जवाब नहीं आया, लेकिन पर्दा हटाकर देखा तो अम्मा अब उठकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में अब वो थकावट नहीं थी जो पिछली रात दिखी थी। चेहरा कुछ हल्का था, शायद दवाई का असर था या शायद किसी अपनत्व का मरहम। अम्मा, आपका कोई नहीं है क्या? कोई घर, कोई बच्चा, कोई तो होगा ना? संध्या के इस सवाल में जिज्ञासा नहीं, चिंता और अपनापन झलक रहा था। वृद्धा ने संध्या को देर तक देखा, फिर उनकी आंखें भर आई। बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? मेरे तो अपने ही मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए हैं। जिस उम्र में सहारे की जरूरत होती है तब सबने मुंह मोड़ लिया मुझसे। पर तू तू तो अजनबी है, फिर भी तू रोज मेरी खबर लेती है, मेरी देखभाल करती है, क्यों? संध्या के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी और नम होती आंखें। वो पास आकर अम्मा का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि अम्मा, कभी कभी खून से नहीं, दिल से रिश्ते बनते हैं। उस झोपड़ी में उस शाम कोई उत्सव नहीं था, न मिठाई न रोशनी, पर वहां एक रिश्ता था, माँ और बेटी जैसा, जो इंसानियत की नींव पर खड़ा था। संध्या के मन में अम्मा को अपने साथ घर ले जाने की तीव्र इच्छा हुई। वो चाहती थी कि अब अम्मा कभी अकेली ना रहे, कभी फिर से उस झोपड़ी की ठंडी जमीन पर ना सोए, कभी मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अपनी थक चुकी आंखें न बंद करे। लेकिन साथ ही उसके मन में एक गहरा डर भी था। डर था उस समाज का जो अपने तौर तरीकों और झूठी प्रतिष्ठा के पीछे मानवता को कुचल देता है, जिसे एक लड़की का बुजुर्ग को सहारा देना कमजोरी लगती है और जिसकी जुबान बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे लांछन लगाने में जरा भी देर नहीं करती। ना चाहते हुए भी संध्या ने अम्मा से कहा, अम्मा, अगर आप कहें तो मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलूं
जहां और भी लोग आपकी उम्र के हैं, आपके जैसे जीवन से जूझे हुए, वहां सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अम्मा ने उसकी बात को ध्यान से सुनी, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। मैं यहीं ठीक हूं बेटा, मेरी वजह से तू क्यों परेशान होती है? अब दिन ही कितने बचे हैं मेरे पास, यहीं ऐसे ही कट जाएंगे। संध्या थोड़ी देर तक चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, अम्मा, अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपको यहीं छोड़ दूंगी। एक बार वहां चलकर तो देखिए। उसके मनुहार से अम्मा उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जब संध्या अम्मा को शहर के एक सुंदर वृद्धा आश्रम में लेकर पहुंची, तो वहां की साफ सुथरी जगह, मुस्कुराते बुजुर्ग चेहरे और शांति ने अम्मा के चेहरे पर भी सुकून ला दिया। स्टाफ ने उन्हें प्यार से रिसीव किया और जब बाकी वृद्ध महिलाओं ने अम्मा को गले लगाया, वो जैसे पहली बार अपनों के बीच लौटी थी। संध्या ने वृद्धा आश्रम की फॉर्मेलिटी पूरी की और अम्मा को वहां छोड़कर घर को निकल गई। लेकिन अब संध्या की जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जब वो वृद्धा आश्रम न जाती हो। ऑफिस से लौटते हुए चाहे कितनी भी थकान हो, संध्या की स्कूटी अपने आप वृद्धा आश्रम की ओर मुड़ जाती थी, जैसे उसका दिल उसे खींच लेता हो। अम्मा और संध्या के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं रह गई थी। दोनों के बीच केवल सिर्फ ममता, अपनापन और एक अनकहा और मजबूत रिश्ता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब संध्या की शादी की तारीख भी पास आने लगी थी, घर में तैयारियां जोरों पर थी। कपड़े, जेवर, निमंत्रण सब कुछ चल रहा था। एक शाम वह वृद्धा आश्रम गई और अम्मा के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, मेरी शादी अगले महीने है, आप आओगी ना मेरी शादी में? अम्मा थोड़ी देर चुप रही। उनकी बूढ़ी आंखों में कुछ हलचल सी हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अगर तू मुझे बुलाएगी तो भला मैं कैसे नहीं आऊंगी? तू मेरी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है, और बेटी की शादी में माँ नहीं आएगी तो कौन आएगा? संध्या की आंखें भर आई। उसने झुककर अम्मा के हाथ चूम लिए। अम्मा ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर संध्या ने आग्रह करते हुए कहा, और हाँ, आप अकेली नहीं, आपके यहाँ जितने भी दोस्त हैं ना, सबको मेरी शादी में आना है और नाचना भी है। दोनों जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। चारों ओर रोशनी थी। शादी की चहल पहल पूरी शबाब पर थी। घर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था। हर कोना उल्लास और रौनक से भरा हुआ था। संध्या लाल जोड़े में सजी सखियों के बीच बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जाती। अम्मा आई या नहीं? इसी बीच जब अम्मा सफेद साड़ी में हल्की मुस्कान और स्नेहिल आंखों के साथ मंडप की ओर बढ़ी, तो जैसे सबकी नजरें एक पल को उन पर ठहर गई। संध्या उन्हें हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास ले गई। आंखों में चमक और दिल में गर्व लिए हुए बोली, मम्मी पापा, ये वही अम्मा है जिनकी बात मैं अक्सर करती थी, जिनकी आवाज में मिठास और दिल में ममता का समंदर है। संध्या की माँ ने अम्मा की ओर देखा। वो झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन हर रेखा जैसे एक जीवन की गहराई लिए खड़ी हो। एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ थम गया। संध्या की माँ ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अम्मा ने हाथ जोड़कर संकोच से कहा, बेटा, तुम्हारी बेटी ने जो अपनापन मुझे दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी संतान से भी बढ़कर है। संध्या के पिता ने नम आंखों से सिर हिलाया, जैसे मन ही मन कह रहे हों, मैंने अपनी बेटी को सही संस्कार दिए और आज वो मेरे हर उस मूल्य को अपने कर्मों से जी रही है। फिर अम्मा के पास आकर बोले, आपका हमारी बेटी से रिश्ता अब हम सबका रिश्ता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। संध्या ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन आज जब आपको सामने देखा तो लगा कि मेरी बेटी ने सच में एक फरिश्ते को ढूंढ लिया हो। अम्मा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, बेटा, मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी अपनी औलाद ने भी हाल चाल न पूछा। उसको संध्या ने जो अपनापन दिया, मुझे तो यूं लगा कि मेरी खोई हुई दुनिया लौट आई हो। संध्या के पिता के गले में रुलाई आ गई। वे हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं माँ जी, अब से आप अकेली नहीं हैं।
संध्या की दादी दादा तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। आज लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे मेरी माँ लौटा दी है। तभी एक आवाज आई, बारात आ गई। घर की रौनक अचानक और तेज हो गई। संध्या की माँ एक माला अम्मा को पकड़ाते हुए बोली, चलिए माँ जी, बारात का स्वागत करते हैं। संध्या की माँ और अम्मा दोनों ही दरवाजे पर खड़ी बारात का स्वागत करने को खड़ी हो गई। जैसे ही दूल्हे की गाड़ी से रोहित उतरा, उसके पीछे उसके माता पिता भी उतरे। संध्या की माँ एक गरिमामयी मुस्कान के साथ अपनी बेटी की सास ससुर को देखकर बोली, आइए इनसे मिलिए, ये हमारी संध्या की दादी हैं, ये भी आशीर्वाद देने आई हैं। लेकिन जैसे ही अम्मा की निगाह सामने खड़े संध्या के सास ससुर पर पड़ी, एक पल को समय जैसे थम सा गया। उनके कदम जैसे जमीन में जड़ गए हों। अम्मा का चेहरा भाव शून्य हो चला था, आंखें चौड़ी, होंठ कांपते हुए। ये तो अम्मा के हाथों से फूलों की माला गिर गई। आंखें पल भर में डबडबा गई और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अम्मा जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। अम्मा, अम्मा, संध्या दौड़ती हुई आई। रोहित भी हक्का बक्का रह गया। अम्मा को अंदर लाया गया। थोड़ी देर बाद जब अम्मा की आंखों में हलचल हुई, पलकों ने हल्के से कांपते हुए आंखें खोली। उनकी धुंधलाई नजरों के सामने सबसे पहले जो चेहरा उभरा वो संध्या का था। फिर नजरें घूमी और सामने खड़ी थी नंदिनी, उनकी वही बहू जो संध्या की होने वाली सास थी, जिसकी बातों से एक दिन उनका दिल छलनी हो गया था। और पास ही खड़े थे राघव, जो संध्या के ससुर जी थे, जिनकी एक खामोशी ने वर्षों पहले उनकी दुनिया ही छीन ली थी। इधर संध्या की आंखों में चिंता थी। अम्मा, आपको क्या हुआ? आप बेहोश हो गई थी। आप उन्हें जानती हैं क्या? अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने राघव जी की ओर देखा। हाँ बेटा, जानती हूँ, वो मेरा बेटा है। और जो औरत उसके बगल में है वो मेरी बहू है। एक पल के लिए जैसे पूरी धरती रुक गई। अब तक जितनी रौनक थी, अब उतना ही सन्नाटा छा गया था। तभी राघव जी दौड़ते हुए अम्मा की तरफ बढ़े और साथ में उनकी बहू नंदिनी भी। माँ जी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आज आप यहाँ। हमसे जो भी गलती हुई थी बच्चे समझ के माफ कर दीजिए। दोनों अम्मा के पांव पर गिर पड़े। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, तुम्ही ने तो मुझे एक रात दरवाजे से बाहर निकाल दिया था, भूखी प्यासी, बिना सहारे के। तुम्हारी माँ सिर्फ इसलिए कि मैं बीमार थी। तुम्हारी जिंदगी में मैं बोझ बन गई थी। आज तक किसी ने हाल तक नहीं पूछा, और आज भगवान ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां तुम्हारी बहू ने मुझे अम्मा बना लिया। अम्मा का कंठ सूख रहा था। संध्या पथराई आंखों से कभी रोहित को, कभी अम्मा को और कभी राघव नंदिनी को देख रही थी। उधर नंदिनी, जो अभी तक खुद को अपनी बहू के सामने श्रेष्ठ, समझदार और संस्कारी दिखाने का प्रयास कर रही थी, आज पहली बार पूरी तरह बेनकाब हो गई थी। संध्या की आंखों में छिपी सवालों की आग ने उसे भीतर तक जला दिया था। नंदिनी के अंदर एक डर, एक शर्म और एक पश्चाताप उमड़ पड़ा। उसने झुककर अम्मा के पैरों को कसकर पकड़ लिया और फपक पड़ी, अम्मा, अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब आप नहीं मिली तो हमने समझा। माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए माँ जी। अम्मा की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहराई थी जहां दर्द, ममता और वर्षों का इंतजार समाया हुआ था। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वहीं रोहित एक कोने में खड़ा था। उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो ये सब देखकर स्तब्ध था। वो सोच रहा था कि जिस दादी की लोरियों से उसका बचपन महरूम रहा, वो कुछ कदम दूर थी हमसे। रोहित के भीतर गहराई तक कुछ टूटा था। वो धीरे धीरे अपनी माँ नंदिनी और पिता राघव की ओर बढ़ा। चेहरे पर भावनाओं की एक उथल पुथल थी। गुस्सा, पीड़ा, दुख और अपमान सब कुछ एक साथ था। क्यों माँ, क्यों पापा? उसकी आवाज भीग चुकी थी, लेकिन उसमें एक तीखी टीस छिपी हुई थी। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे बचपन को दादी के उस प्यार से महरूम रखा, जो शायद इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है? नंदिनी की आंखें झुक गई। वो कांप रही थी।
राघव की आंखों में ग्लानि का एक गहरा सागर था, लेकिन रोहित नहीं रुका। आपने मुझसे झूठ कहा था माँ कि दादी भगवान के घर चली गई। यही कहा था ना आपने। कितनी मासूमियत से मैं उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाता रहा, और उधर वो सड़कों पर भूखी बेसहारा तन्हा अपनी जिंदगी की सांसें गिनती रही। क्यों माँ, क्यों पापा? रोहित की आंखों में अब आंसू नहीं, आंधियां थी। क्या इतना बड़ा गुनाह था उनका कि उन्होंने एक माँ की तरह बेटे से उम्मीद कर ली? क्या आप दोनों ने एक बार भी सोचा कि आपने मेरे बचपन से क्या छीना है? नंदिनी की हिचकी बन चुकी थी। उसने कांपते हाथों से रोहित के कंधे को छूना चाहा, लेकिन रोहित एक कदम पीछे हट गया। आपने एक रिश्ता मारा है माँ, मुझे मेरी जड़ से काट दिया आपने। जिस दादी की कहानियों में मैं बचपन ढूंढता रहा, वो आज असल में मेरे सामने है, टूटी हुई, थकी हुई, लेकिन जिंदा। नंदिनी अब फूट फूट कर रो रही थी। बेटा, एक भूल थी, बहुत बड़ी भूल। उस वक्त अहंकार के चलते हमसे वो भूल हो गई थी, लेकिन जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब हमने उन्हें ढूंढा भी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। राघव जी ने टूटी आवाज में कहा, हम शर्मिंदा हैं रोहित, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रोहित बस बैठ गया, हाथों से चेहरा ढक लिया। उसके भीतर तूफान चल रहा था। वो अम्मा का हाथ पकड़ जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो दादी। रोहित की आवाज टूटी हुई थी। अम्मा ने कांपते हाथ जब रोहित के सिर पर फिरे, तो जैसे सारा समय जैसे पीछे लौट आया हो। वो लोरी की रातें, वो खिलखिलाता बचपन, और वो उजड़ा हुआ मातृत्व। अम्मा ने रोहित के बालों को सहलाते हुए धीमी, कांपती और भावुक आवाज में कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी रोहित। तू तो उस वक्त बस 12 साल का मासूम बच्चा था। लेकिन जब तू पहली बार मंदिर के पास मुझसे मिला था, तब एक पल को मेरे दिल ने कहा, देख यही है तेरा रोहित, तेरा अपना खून, तेरा पोता। लेकिन अगले ही पल दिल डर गया, कहीं फिर वही अपमान न सहना पड़े, कहीं फिर वही नजर अंदाज न हो जाऊं, कहीं तू मुझे पहचानने से मना कर दे। इसलिए चुप रही। रोहित की आंखें भर आई। उसके पास शब्द नहीं थे, बस दादी के हाथों को थामे वो फफक पड़ा। दादी, बस यही एक शब्द निकला उसके होठों से। लेकिन उस एक शब्द में जितनी मोहब्बत, जितनी टीस और जितनी टूटन थी, वो शायद सालों की दूरी को पिघलाने के लिए काफी थी। संध्या एक और खड़ी यह दृश्य देख रही थी। रोहित की आंखें अभी भी भीगी थी। वो धीरे धीरे संध्या के पास आया। संध्या की आंखों में अब भी असमंजस, पीड़ा और भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर थी, जैसे शब्दों से पहले भाव बोल रहे हों। रोहित ने बेहद धीमी और भावुक आवाज में कहा, संध्या, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, बहुत सी उलझने, शायद बहुत नाराजगी भी। जो कुछ भी आज हुआ वो किसी के सोच से भी परे है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संकोच, सब कुछ समझ सकता हूं मैं। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली, जैसे दिल से कोई बोझ निकाल रहा हो। इसलिए बस इतना कहूंगा कि अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अगर तुम चाहती हो कि ये शादी ना हो तो नहीं होगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा प्यार शर्तों पर नहीं टिका है संध्या। उसके स्वर कांप रहे थे। उसने अपनी दोनों हथेलियां संध्या के सामने जोड़ दी, न सिर्फ माफी के लिए, बल्कि एक निष्कलंक भरोसे के लिए। संध्या स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में भीगते हुए भाव थे, लेकिन दिल में चल रहा था एक तूफान, कर्तव्य, प्रेम, रिश्ते और न्याय के बीच का। संध्या चुप थी। उसका चेहरा शांत, पर आंखों में गहराई थी, जैसे मन का एक तूफान अब थमने को हो। पास ही बिस्तर पर बैठी अम्मा संध्या की उलझन भरी नजरों को देख रही थी, और फिर कांपते स्वर में बोली, बेटा, जो होना था वो हो गया। बीता वक्त लौट कर नहीं आता। मेरे लिए खुद को कोसने या बदलने की भावना रखने से कुछ नहीं होगा, और मेरी वजह से तू अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला रद्द कर दे, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। अम्मा की आंखें छलक रही थी, पर उनके शब्दों में अपार ममता और त्याग था। उसने अम्मा का हाथ थाम लिया।
जैसे कोई टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ रही हो। फिर वो धीरे से उठी, सबके बीच खड़ी हुई और रोहित की ओर देखते हुए बोली, रोहित, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे गृह प्रवेश के साथ साथ अम्मा का भी गृह प्रवेश होगा। अब वो सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी होगी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे हर दिल पर इन शब्दों की दस्तक पड़ी हो। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, जरूर बेटा, जरूर। यह आवाज राघव जी की थी, रोहित के पिता की, जिनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और चेहरे पर गहराई से उभरा पश्चाताप। उनके साथ खड़ी नंदिनी भी आगे बढ़ी और बोली, अब तो हम अपनी माँ को हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। बहुत कुछ खो दिया है हमने, लेकिन अब उन्हें खोने नहीं देंगे। वातावरण नम हो चुका था, जहां गलतियों का बोझ आंसुओं में बह गया था और रिश्तों की गांठें दिलों की गर्माहट से खुल रही थी। अम्मा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अपनापन लौट आने की खुशी के थे। शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज से संपन्न हो चुकी थी। संध्या लाल जोड़े में सजी संवरी रोहित के साथ नए जीवन की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन आज का यह विवाह केवल एक दंपति के साथ का नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों के टूटे दिलों को फिर से जोड़ने का उत्सव बन चुका था। दरवाजे पर एक रंगोली बनी थी, जिसके बीच दीप जल रहा था और दहलीज पर चावल से स्वागत लिखा गया था। मां नंदिनी और पिता राघव फूलों की थाली लिए खड़े थे, पर इस बार उनके पीछे घर के मुख्य दरवाजे पर संध्या ने गृह प्रवेश से पहले एक कदम पीछे लिया। वो अम्मा के पास गई, उनका हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अम्मा, आज सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी घर वापसी है। आप सबसे पहले घर में प्रवेश करेंगी और मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। अम्मा की आंखें भर आई। जिस घर से उन्हें अपमान और तिरस्कार के साथ निकाला गया था, आज उसी घर में उनका स्वागत फूलों के और आदर के साथ हो रहा था। अम्मा ने कांपते कदमों से दहलीज पार की, लेकिन आज उनकी चाल में डर नहीं, गरिमा थी। पीछे पीछे संध्या आई, चावल की लोटा गिराते हुए, हर लोटे के साथ मानो एक एक दर्द पीछे छूट रहा हो। रोहित ने आगे बढ़कर अम्मा और संध्या दोनों का स्वागत किया। अब वो सिर्फ पति नहीं, एक बेटा और एक पोता भी बन चुका था। सभी लोग एक साथ पूजा घर में पहुंचे। अम्मा ने खुद संध्या के हाथों में पूजा की थाली पकड़ाई और साथ बैठकर भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे घर में एक नई ऊर्जा थी। नववधू की मुस्कान, दादी के चेहरे पर लौटी गरिमा, बेटे और बहू का पश्चाताप और परिवार का फिर से जुड़ जाना। उस रात संध्या की विदाई नहीं हुई थी, बल्कि अम्मा की घर वापसी हुई थी। और यही था उस विवाह का सबसे सुंदर क्षण, जहां केवल एक लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि एक माँ को उसका खोया हुआ सम्मान, उसका परिवार और उसकी पहचान वापस मिली थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।